हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स विद्यार्थी। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा स्टॉक एक्सचेंज और सेबी के बारे में। उसके पहले हम देख लेते हैं हमारे कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बीच का डिफरेंस। ठीक है, सबसे पहली चीज, कैपिटल मार्केट क्या होता है? यहाँ पे डील्स विद लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ये ऐसी इंस्ट्रूमेंट से डील करता है जो हमारे एक साल से ज्यादा तक के लिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मनी मार्केट। क्या करता है? डील्स विद शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से डील करता है। उसके बाद आता है पर्पस। क्या होता है कैपिटल मार्केट का? हेल्प्स इन रेजिंग लॉन्ग टर्म फंड। ये क्या रेस करने में हेल्प करते हैं हमें लॉन्ग टर्म फंड्स को। ठीक है, फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। किसके लिए? इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ के लिए। फिर उसके बाद मनी मार्केट हेल्प्स इन मीटिंग शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स। हमारी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, फुलफिल करने के लिए होता है। आते हैं उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं इसके? शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड्स। ये सारे कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है? ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट। ये सारे किसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं? हमारे मनी मार्केट के। ठीक है, उसके बाद आते हैं पार्टिसिपेंट्स। कौन कौन होते हैं इनके? तो कैपिटल मार्केट के होते हैं कंपनीज, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल इन्वेस्टर। ये सारे लोग क्या होते हैं? इसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं। और मनी मार्केट के बैंक, आरबीआई, लार्ज कॉर्पोरेशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, फिर रिस्क लेवल देखते हैं। जब हमारी कंपनी लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में डील करेगी तो रिस्क भी क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। हायर रिस्क ड्यू टू लॉन्ग टर्म नेचर। लॉन्ग टर्म नेचर की वजह से इसका रिस्क क्या होता है? ज्यादा होता है। लोअर रिस्क ड्यू टू शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी। यहाँ पे रिस्क भी कम होता है क्योंकि शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी होती है। फिर उसके बाद लिक्विडिटी होता है कंपैरेटिवली लेस लिक्विड। जो हमारी कैपिटल मार्केट होती है लेस लिक्विड होती है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे क्या होती है? हाईली लिक्विड एंड कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश। यहाँ पे हम जो चीजें होते हैं उसको कैश के फॉर्म में तुरंत ही कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है रेगुलेट कौन करता है? सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करती है कैपिटल मार्केट को। मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसके बाद आते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह होती है जहां कंपनियां क्या करती है? अपने शेयर्स को बेचती हैं। ठीक है, और इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? उन शेयर्स को खरीदते हैं। तो ये बेसिकली काम क्या करती है? ये कंपनी और इन्वेस्टर को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। ठीक है, द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट, जो हमारी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट है वो डिफाइन करती है स्टॉक एक्सचेंज को एन ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट एस्टैब्लिश फॉर पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ बिजनेस इन बाइंग एंड सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटीज। बहुत सिंपल सी भाषा में आप इस चीज को समझिए कि यहाँ पे यही होता है कि ये जो कंपनीज होती है और इन्वेस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म, एक जगह ऐसी प्रोवाइड करता है जहां पे वो क्या कर सके? शेयर्स को खरीद या बेच सके। ठीक है, उसके बाद आता है सिंपल डेफिनेशन। अ स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल शेयर्स। एक स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह होती है जहां लोग क्या करते हैं? शेयर्स को खरीदते या बेचते हैं। ऑफ कंपनी टू मेक प्रॉफिट, एक कंपनी का किसके लिए? प्रॉफिट बनाने के लिए। उसके बाद आता है इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर्स और कंपनीज को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है टू ट्रेड सिक्योरिटीज इन सेफ, ताकि वो क्या कर सके? जो सिक्योरिटीज में ट्रेड कर रहे हैं वो सेफली कर सके, सुरक्षित, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। भाई हर चीज साफ सुथरी होनी चाहिए यहाँ पे। एंड ऑर्गेनाइज मैनर, और एक प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से। उसके बाद आता है हमारा फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? सबसे पहला आता है फैसिलिटेट्स रेजिंग ऑफ कैपिटल। कंपनीज को फंड रेज करने में हेल्प करती है। कंपनीज कैन रेज फंड बाय इशूइंग शेयर्स। यहाँ पे क्या कर सकती है कंपनीज? फंड रेज कर सकती है। कैसे? शेयर्स को इशू करके। ठीक है, हेल्प्स बिजनेस एक्सपैंड एंड ग्रो। बिजनेस को हेल्प करता है एक्सपेंशन और ग्रोथ में। एग्जाम्पल जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज इशूज न्यू शेयर्स। रिलायंस इंडस्ट्री क्या करिए? नए शेयर्स इशू करिए। किस लिए करिए? टू रेस 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ फंड्स रेस करने के लिए यहाँ पे क्या करिए? अपनी शेयर्स को इशू कर रही है। ठीक है, दूसरा आता है प्रोवाइड्स लिक्विडिटी। प्रोवाइड्स लिक्विडिटी क्या होती है कि जब मन चाहे आप अपने जो भी सिक्योरिटीज हैं, ये शेयर्स हैं, उनको आप क्या कर सकते हो? कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। इन्वेस्टर्स कैन इजीली बाय एंड सेल शेयर्स एट एनी टाइम। इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं? शेयर्स को कभी भी खरीद या बेच सकते हैं। इंश्योर्स क्विक कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू कैश। आपके शेयर्स को कैश के फॉर्म में बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही कम टाइम में क्या कर सकता है? कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे एग्जांपल, एन इन्वेस्टर सेल्स टीसीएस शेयर्स। एक इन्वेस्टर क्या करता है? टीसीएस के शेयर्स बेचता है। किस पे? एनएससी पे, नेशनल स्टॉक मतलब सिक्योरिटीज एक्सचेंज। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज पे बेच देता है एंड गेट्स मनी इंस्टेंटली। स्टॉक एक्सचेंज पे इसने क्या किया? अपने शेयर्स बेच दिए और क्या हुआ? उसको तुरंत पैसा मिल गया। ठीक है,
उसके बाद आता है प्राइस डिटर्मिनेशन, आपकी शेयर्स की प्राइस को भी डिटरमाइन करता है मार्केट की कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। स्टॉक प्राइसेस चेंज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई, स्टॉक की प्राइस क्या होती है, डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड होती है, ठीक है। उसके बाद आता है रिफ्लेक्ट्स कंपनीज परफॉर्मेंस एंड मार्केट ट्रेंड, ये कंपनी की परफॉर्मेंस को और जो मार्केट के ट्रेंड को उसको रिफ्लेक्ट करता है। एग्जाम्पल, इफ इन्फोसिस रिपोर्ट हाई प्रॉफिट, अगर इन्फोसिस क्या करती है, ज्यादा प्रॉफिट दिखा रही है तो उसकी शेयर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है। इट्स स्टॉक प्राइस इंक्रीजेस, उसकी स्टॉक की प्राइस खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद आता है इंश्योर्स इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर्स को किसी भी तरीके के मैल प्रैक्टिसेस से यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद आता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट्स द मार्केट, जो मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, हमारा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, की वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। प्रिवेंट्स फ्रॉड एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, क्या चीजें प्रिवेंट करता है, किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो रहा और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो रही हो यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल, सेबी पेनलाइजेस अ कंपनी फॉर मिसलीडिंग इन्वेस्टर्स, अगर कोई भी कंपनी इन्वेस्टर को मिसलीड कर रही है तो सेबी क्या करेगी, उसको उससे पेनाल्टी लेगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इनकरेजेस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनकरेज करेगी। इनकरेजेस पीपल टू इन्वेस्ट इन स्टॉक एंड बॉन्ड्स, लोगों को क्या करती है, इनकरेज करती है ताकि वो क्या करें, स्टॉक और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें। उसके बाद हेल्थ इन वेल्थ क्रिएशन ओवर टाइम, इसके साथ साथ क्या होता है, आपकी वेल्थ भी आगे चल के बढ़ती है, ठीक है। आप अभी कोई शेयर्स खरीद रहे हो तो फ्यूचर में उसकी प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होती है, तो आपकी वेल्थ भी तो यहाँ पे इंक्रीज हुई। उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल देखते हैं, एन इन्वेस्टर्स बाइज एसबीआई शेयर, आपने एसबीआई के शेयर्स खरीदे एंड देयर वैल्यू इंक्रीजेस ओवर ईयर, जैसे जैसे टाइम बीतता गया उस शेयर्स की वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज होती गई, ठीक है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक इंडिकेटर, इकोनॉमी का भी इंडिकेटर होता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस शोज इकोनॉमिक वेल्थ, स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस क्या करती है, हमारी इकोनॉमी की जो है हेल्थ को भी डिटरमाइन करती है कि इकोनॉमी सही चल रही है या नहीं चल रही है। जैसे कि राइजिंग स्टॉक प्राइसेस, अगर आपकी स्टॉक की प्राइसेस बढ़ रही है तो इसका मतलब इकोनॉमी इकोनॉमी की हेल्थ अच्छी है, ठीक है, वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। फिर उसके बाद आते हैं फॉलिंग स्टॉक प्राइसेस, वाइस वर्सा का केस है, अगर स्टॉक की प्राइस गिर रही है तो आपकी इकोनॉमी भी क्या है, डाउन चल रही है। एग्जाम्पल, निफ्टी 50 इंडेक्स राइजिंग, अगर निफ्टी 50 के इंडेक्स राइज कर रहा है तो वो क्या इंडिकेट करता है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। उसके बाद आता है हमारा डीमटेरियलाइजेशन, डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है, जो आपके फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं सिक्योरिटीज के, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। डीमटेरियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट, जो आपकी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स होती हैं उसको क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम करता है। इट अलाउज इन्वेस्टर्स टू बाई, ये क्या करता है, इन्वेस्टर्स को शेयर्स खरीदने, बेचने या स्टोर करने, किस तरीके से स्टोर करने में हेल्प करता है, इलेक्ट्रॉनिकली इन अ डीमैट अकाउंट, किसमें आप ये सारी चीजें रखते हो, डीमैट अकाउंट में, ठीक है। एलिमिनेटिंग द रिस्क ऑफ लूजिंग फिजिकल सर्टिफिकेट, अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट है तो उसके खोने के, खराब होने के या फिर फटने वटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड रहेगा तो आपको ये सारी चीजें फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप जब चाहो तब एज एन प्रूफ, अगर आपको कहीं कुछ दिखाना हो तो आप ये क्या कर सकते हो, आप आराम से अपने शेयर्स वगैरह दिखा सकते हो किसी को भी। जैसे हमारे 10th-12th की मार्कशीट के लिए क्या होता है, डिजी लॉकर होता है, डिजी लॉकर में हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख के रहते हैं, ठीक उसी तरीके से डीमैट अकाउंट में भी, यहाँ पे भी यही होता है, ठीक है। डीमैट अकाउंट में सही चीजें रहती है हमारी। डिपॉजिटरी क्या होता है, डिपॉजिटरी बैंक की तरह ही होता है, बट यहाँ पे क्या किया जाता है, बैंक क्या रखता है, पैसे रखता है, और ये क्या रखता है, यहाँ पे हमारी सिक्योरिटीज वगैरह, जो हमारे बॉन्ड्स वगैरह, ये सारी चीजें रखता है, ठीक है। अ डिपॉजिटरी इज एन इंस्टीट्यूशन, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है दैट होल्ड सिक्योरिटीज, ये हमारी सिक्योरिटीज को रखता है, जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, एंड हेल्प्स इन देयर बाइंग एंड सेलिंग एंड ट्रांसफर, और इसको खरीदने, बेचने या ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। इट फंक्शंस लाइक बैंक फॉर सिक्योरिटी, ये किसकी तरह काम करता है, एक बैंक की तरह काम करता है, किसके लिए, सिक्योरिटीज के लिए। वेयर इन्वेस्टर्स स्टोर शेयर्स डिजिटली, जहाँ पे इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को क्या करते हैं, डिजिटली रखते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कीपिंग फिजिकल सर्टिफिकेट, फिजिकल सर्टिफिकेट रखने की जगह यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इंडिया हैज 2 मेजर डिपॉजिटरीज, इंडिया के पास 2 मेजर डिपॉजिटरीज है, जो कि कौन रेगुलेट करता है, हमारा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है।
सबसे पहला क्या है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड 1996 में बना था। फिर उसके बाद सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड 1998 में बना था। ये दोनों हमारे मेजर डिपॉजिटरीज हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्टेप्स इन ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस, ट्रेडिंग और सेटलमेंट का प्रोसेस। सबसे पहले आता है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक ब्रोकर सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसके थ्रू क्या कर सको, आप अपना डीमैट अकाउंट बना सको। सिलेक्शन ऑफ स्टॉक ब्रोकर एंड अकाउंट ओपनिंग, सबसे पहली चीज है, सबसे पहला स्टेप। इन्वेस्टर्स कैन नॉट डायरेक्टली ट्रेड इन द स्टॉक मार्केट। इन्वेस्टर्स डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, उन्हें यहाँ पे एक ब्रोकर की जरूरत होती है। दे नीड अ रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर, एक रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर की जरूरत होती है। जैसे एग्जांपल ज़ेरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक, आईसीआईसी डायरेक्ट, ठीक है। ये सारे क्या है, हमारे ब्रोकर्स हैं जो यहाँ पे हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं टू बिगिन ट्रेडिंग द इन्वेस्टर मस्ट ओपन 2 अकाउंट। इन्वेस्टर को क्या करना पड़ता है, 2 अकाउंट्स खोलने पड़ते हैं। डीमैट अकाउंट, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली रख सकते हो। फिर उसके बाद दूसरा था ट्रेडिंग अकाउंट, टू प्लेस बाय और सेल ऑर्डर्स इन द स्टॉक एक्सचेंज। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने जो भी शेयर है उसको खरीद या बेच सकते हो इन किसमें, स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। एक इसमें या 2 चीजें और होती है जो हमारे, एक होते हैं फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं, दूसरे हमारे होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर। फुल सर्विस ब्रोकर वो होते हैं जो हमें क्या करते हैं, रिसर्च करके देते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं कि आप कहाँ पे चीजें अपना पैसा इन्वेस्ट करो, लेकिन ये आपसे उसके लिए चार्ज करते हैं। जैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट, फिर उसके बाद एचडीएफसी सिक्योरिटीज, ये सारे फुल टाइम ब्रोकर्स है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा डिस्काउंट ब्रोकर, ये क्या करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। जैसे ज़ेरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, अपस्टॉक हो गया, ठीक है। दीज अकाउंट्स आर लिंक टू द इन्वेस्टर्स बैंक। ये अकाउंट किससे लिंक होते हैं, इन्वेस्टर के बैंक से लिंक होते हैं। फॉर सीमलेस फंड ट्रांसफर, ताकि आप बहुत आसानी तरीके से अपने क्या कर सको, फंड को ट्रांसफर कर, मतलब जो भी पैसा आप शेयर्स बेच रहे हो उसका पैसा आपके पास इजीली आ सके, या फिर आप जो भी शेयर्स खरीद रहे हो वो सही चीजें, ठीक है। डिटेल्स रिक्वायर्ड टू ओपन अ डीमैट अकाउंट। आपके डीमैट अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको क्या क्या डिटेल्स देनी पड़ेंगी। सबसे पहले आता है आपका फुल नाम, मतलब फुल नेम, पूरा नाम आप बताइए, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर नेसेसरी होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल टू लिंक फॉर फंड ट्रांसफर, ताकि आपके फंड्स ट्रांसफर करने के लिए वो लिंक कर सके उसको, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा स्टेप, ओपनिंग डीमैट अकाउंट विद डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी के साथ मिलकर आप क्या करते हो, अपनी डीमैट अकाउंट बनाते हो। एन अकाउंट दैट मस्ट बी ओपन विद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। क्या आपका अकाउंट किसके साथ बनना चाहिए, डिपॉजिटरी यहाँ पे पार्टिसिपेंट के साथ। बाय एन इंडियन सिटीजन फॉर ट्रेडिंग इन लिस्टेड सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ताकि आप क्या कर सको, ट्रेडिंग कर सको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इज नोन एज डीमेटेरियलाइज अकाउंट, इसको क्या बोलते हैं, डीमेटेरियलाइज अकाउंट बोलते हैं। और बेनिफिशियल ओनर अकाउंट। डिपॉजिटरी होता क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट होता है जो बैंक की तरह काम करता है। बेसिकली आपकी सिक्योरिटीज को क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखता है। इज एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट विच होल्ड सिक्योरिटीज, जो हमारी सिक्योरिटीज को होल्ड करता है, लाइक बॉन्ड, शेयर्स, डिबेंचर एक्सेट्रा। एट प्रेजेंट देयर आर 2 डिपॉजिटरीज, जो भी इसके पहले बताया था, एनएसडीएल, सीएसडीएल, ठीक है। सीडीएसएल यहाँ पे 2 हमारे मेजर डिपॉजिटरीज हैं। उसके बाद आता है द डिपॉजिटरी एंड द इन्वेस्टर डू नॉट हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जो डिपॉजिटरी होते हैं और इन्वेस्टर्स होते हैं, इनका कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है, ठीक है, विद ईच अदर एंड इंटरैक्ट विद ईच अदर थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ये किसके थ्रू एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू। उसके बाद आते हैं प्लेसिंग द ऑर्डर। आपका मतलब जो आपको शेयर्स खरीदने या बेचने जो भी होता है, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट, जब आप अपना डीमैट अकाउंट खोल लेते हो, इज प्लेसिंग एन ऑर्डर बाय इन्वेस्टर। उसके बाद आप क्या करते हो, कोई भी शेयर्स खरीदते हो, ठीक है। यहाँ पे जो इन्वेस्टर होता है वो ऑर्डर प्लेस करता है, ठीक है, किसी भी शेयर्स के लिए। द इन्वेस्टर कैन प्लेस द ऑर्डर टू द ब्रोकर। यहाँ पे क्या कर सकता है इन्वेस्टर, किसको ऑर्डर प्लेस कर सकता है, ब्रोकर को, ईदर पर्सनली और थ्रू ईमेल और फोन एक्सेट्रा। या तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली आप ब्रोकर से यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑर्डर प्लेस कर सकते हो पर्सनली, ठीक है, या तो आप किससे कर सकते हो, ईमेल या फोन से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं द इन्वेस्टर मस्ट मेक श्योर दैट द ऑर्डर प्लेस क्लियरली स्पेसिफाइज। इन्वेस्टर क्या करता है, मेक श्योर करता है कि जो ऑर्डर किया जा रहा है
क्लियरली स्पेसिफाइज द रेंज और प्राइस की कितनी प्राइस की शेयर्स है विच द सिक्योरिटीज कैन बी सोल्ड और बॉट, जिसपे सिक्योरिटीज क्या की जा सकती है, कितनी शेयर्स है और कितना प्राइस का है जिसपे शेयर्स वो खरीदे या बेचे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन ऑर्डर प्लेस बाय कशिश, कशिश एक ऑर्डर प्लेस कर रही है 200 इक्विटी शेयर्स का, किसकी, नेस्ले की, फॉर नो मोर देन 200 पर शेयर, जिसकी शेयर्स की वैल्यू क्या है 200 रुपए पर शेयर है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस, आपके शेयर्स की एग्जैक्ट वैल्यू आपको जैसी चाहिए, जैसे आपके पास शेयर्स है आपको उसके लिए 100 रुपए चाहिए और जो वहां पे बायर है या सेलर है वो आपको उसके लिए 98 रुपीज दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज होती है कि आपकी अकॉर्डिंग मैच करता है, यहाँ पे आपकी प्राइस के अकॉर्डिंग अगर आप 100 रुपए में बेचना चाह रहे हो तो ऐसे ही बायर को लेके आएगा जो वो उसको 100 रुपए में खरीदना चाह रहा है, ठीक है। व्हेन यू प्लेस एन ऑर्डर, जब आप एक ऑर्डर प्लेस करते हो स्टॉक मार्केट में, द गोल इज टू मैच योर बाइंग एंड सेलिंग प्राइस, आपकी बाइंग और सेलिंग प्राइस को मैच करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि आप कितने के शेयर्स खरीदना चाहते हो या कितने में शेयर्स बेचना चाहते हो। सेलिंग प्राइस विद अदर्स इन द मार्केट, जो मार्केट में और कंपनीज वगैरह हैं, ठीक है। मार्केट प्राइस क्या होती है, द करेंट प्राइस एट विच अ शेयर इज बीइंग बॉट, मार्केट प्राइस क्या होती है, जो करंट प्राइस मार्केट में चल रही होती है शेयर्स को खरीदने या बेचने की, ठीक है। उसके बाद आते हैं बेस्ट प्राइस, बेस्ट प्राइस क्या होती है, द बेस्ट बाय प्राइस, सबसे पहले आती है बेस्ट बाय प्राइस इज द हाईएस्ट प्राइस समवन इज विलिंग टू पे फॉर द स्टॉक, ये हाईएस्ट प्राइस होती है जो आपको सामने वाला देता है आपके स्टॉक के लिए, ठीक है, आपके स्टॉक को खरीदने के लिए, आपके शेयर्स को खरीदने के लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं द बेस्ट सेल प्राइस इज द लोएस्ट प्राइस, ये सबसे कम प्राइस होता है जिसपे जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने शेयर्स को बेचना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एग्जीक्यूट ऑर्डर, जब आपकी मैच हो गई, आपकी प्राइस के हिसाब से मैच हो गया तो ऑर्डर क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर आप 100 रुपए बेचना चाहते हो तो 100 रुपए पे सेलर खरीदना भी चाहते हैं तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। Once the investor places the order, जब इन्वेस्टर ऑर्डर प्लेस कर देता है, the broker forward it to the stock exchange, तो ब्रोकर क्या करता है, इसको कहाँ पे भेज देता है, स्टॉक एक्सचेंज के पास, NSE BSE, ठीक है। उसके बाद आते हैं द स्टॉक एक्सचेंज मैचेस बाय एंड सेल ऑर्डर, तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, मैच करता है, क्या मैच करता है, बाय एंड सेल ऑर्डर बेस्ड ऑन प्राइस, जो हमारे शेयर्स हम बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं उसके प्राइस को, ठीक है, उसके प्राइस पे बेस्ड एंड क्वांटिटी यूजिंग एन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम, एक ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम के थ्रू क्या करता है, जैसे आप शेयर्स जिस प्राइस पे बेचना चाहते हो खरीदना चाहते हो उसको मैच करता है, ठीक है। इफ अ मैच इज फाउंड, अगर मैच मिल जाता है, अब बाय ऑर्डर इज एग्जीक्यूटेड, आप अगर जिस प्राइस पे शेयर्स खरीदना चाहते हो वो एग्जीक्यूट हो जाता है। इफ अ सेलर इज अवेलेबल एट द स्पेसिफिक प्राइस, अगर एक स्पेसिफिक प्राइस जो आपने रख रखी है उस पर अवेलेबल है तो यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अ सेल ऑर्डर, सेम चीज यहाँ पे भी है, सेल ऑर्डर जैसे आपके प्राइस के अकॉर्डिंग आप जिसमें बेचना चाहते हो अगर वो प्राइस मैच हो जा रहा है तो भी यहाँ पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। द इन्वेस्टर गेट्स एन ऑर्डर कंफर्मेशन फ्रॉम द ब्रोकर, अब फिर उसके बाद क्या होगा, आपको ऑर्डर कंफर्मेशन आपके ब्रोकर के थ्रू मिल जाएगी। उसके बाद आते हैं इश्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट, यहाँ पे ब्रोकर क्या करता है, ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद एक आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट देता है। आफ्टर ऑर्डर एग्जीक्यूशन, जब हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके बाद ब्रोकर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट देगा। आफ्टर ऑर्डर एग्जीक्यूशन द ब्रोकर सेंड्स अ कॉन्ट्रैक्ट नोट टू द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को एक कॉन्ट्रैक्ट नोट देते हैं जिसमें क्या चीज होती है, वंस द ट्रेड हैज बीन एग्जीक्यूटेड, जब आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, ये 24 घंटे के अंदर अंदर ही आपको दे दिया जाता है। द ब्रोकर विल इशू अ कॉन्ट्रैक्ट नोट विद इन 24 आवर्स, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं हमारी, नेम ऑफ सिक्योरिटी, कौन सी सिक्योरिटीज आप खरीद रहे हो बेच रहे हो, क्वांटिटी उसकी प्राइस क्या हो रही है, ठीक है, क्वांटिटी के साथ साथ प्राइस, डेट एंड टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कब हुआ था ये भी देगा यहाँ पे। ब्रोकरेज चार्जेस अगर कोई लग रहे हैं तो ब्रोकरेज चार्जेस भी लेगा, GST एंड ट्रांसफर फीस, ये सारी चीजें भी लेगा। फिर उसके बाद द इन्वेस्टर मस्ट वेरीफाइज द कॉन्ट्रैक्ट नोट टू इंश्योर एक्यूरेसी, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट को एक बार वेरीफाई कर लो ताकि देखो कोई गड़बड़ तो नहीं है यहाँ पे। उसके बाद आता है हमारा डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड मेकिंग पेमेंट, शेयर्स डिलीवर हो जाना और या फिर आपने जो शेयर्स बेचे उसकी पेमेंट आपको रिसीव हो जाना, ठीक है। ऑन द T+2 डेज, ट्रेड डे के 2 दिन के बाद द स्टॉक एक्सचेंज विल डिलीवर द शेयर, स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, शेयर्स को डिलीवर कर देगा, डिलीवर द शेयर्स और मेक पेमेंट टू द अदर ब्रोकर,
ब्रोकर को पेमेंट करेगा, ठीक है। दिस इज नोन एज पे डे आउट, इसको क्या बोलते हैं, पे आउट डे बोलते हैं। वंस द शेयर हैव बीन डिलीवर, जब शेयर्स डिलीवर हो जाते हैं और पेमेंट कर दी जाती है, द ब्रोकर हैज टू मेक पेमेंट टू द इन्वेस्टर विद इन 24 आवर्स। जब ब्रोकर को यहाँ पे पेमेंट कर दी जाती है, उसके बाद क्या करता है, वो इन्वेस्टर्स को 24 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट करता है, ठीक है, ऑफ द पे आउट डे, एज ही हैज ऑलरेडी रिसीव पेमेंट फ्रॉम एक्सचेंज, क्योंकि उसके पास एक्सचेंज से पैसा आ चुका है। अब उसका काम क्या है, वो इन्वेस्टर्स को पैसा क्या करेगा, उनके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। द बायर नीड्स टू पे फॉर द शेयर्स बॉट, अगर आप शेयर्स खरीद रहे हो तो आपको पेमेंट देनी पड़ेगी ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, जो शेयर्स आपने खरीदे हैं। उसके बाद आते हैं हमारा पेमेंट की प्रोसेस कैसी होती है, T+1 डे, ठीक है, ट्रेड डे के एक दिन बाद या फिर एक दिन के अंदर अंदर, ठीक है। फंड्स ट्रांसफर कैसे होते हैं, ऑन द सेटलमेंट डे T+1 द बायर्स बैंक अकाउंट इज डेबिटेड। यहाँ पे सेटलमेंट डे पे क्या होता है, जो बायर का बैंक अकाउंट होता है वो डेबिट होता है पेमेंट अमाउंट से, ठीक है, ट्रेड डे के एक दिन बाद, ठीक है। द अमाउंट इज ट्रांसफर टू द सेलर्स बैंक अकाउंट, अमाउंट क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है किसके, सेलर के बैंक अकाउंट में वाया ब्रोकर, ब्रोकर के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आते हैं ब्रोकर का रोल क्या होता है, द ब्रोकर हैंडल्स द फंड ट्रांसफर, जो ब्रोकर होता है वो फंड्स के ट्रांसफर को हैंडल करता है बिटवीन द बायर एंड द सेलर्स, किसके बीच में, बायर और सेलर के बीच में, इंश्योरिंग दैट पेमेंट इज कंप्लीटेड, ताकि वो इस चीज को सुनिश्चित कर सके कि पेमेंट हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आते हैं इफ देयर आर एनी ब्रोकरेज चार्जेस, अगर कोई ब्रोकरेज चार्जेस है, ट्रांजैक्शन फीस है, दे आर डिडक्टेड बाय द ब्रोकर बिफोर मेकिंग द फाइनल पेमेंट टू द सेलर, सेलर को फाइनल पेमेंट करने से पहले उसके जो भी चार्जेस है वो सारे क्या हो जाएंगे, वहां पे कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है सेटलमेंट साइकिल, सेटलमेंट साइकिल क्या होती है, सेटलमेंट साइकिल इज अ पीरियड बिटवीन ट्रेड डेट, ये एक पीरियड होता है किसके बीच का, जिस दिन हम ट्रेड करते हैं एंड द सेटलमेंट डेट, और सेटलमेंट डेट के बीच का जो पीरियड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेटलमेंट साइकिल बोलते हैं। व्हेन द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड फंड इज कंप्लीटेड, इट डिफाइंस हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द बायर्स टू रिसीव, ये क्या डिफाइन करता है कि कितना टाइम एक बायर को जो शेयर्स रिसीव करने में एंड द सेलर टू रिसीव द पेमेंट, कितना टाइम लगता है एक जो हमारा बायर होता है उसको शेयर्स को रिसीव करने में, और जो सेलर होता है उसको पेमेंट को रिसीव करने में लगता है, ठीक है। आफ्टर अ ट्रेड हैज बीन एग्जीक्यूटेड, ट्रेड के एग्जीक्यूट होने के बाद, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेटलमेंट साइकिल, सबसे पहला है T+2 डेज, ठीक है। इन इंडिया द स्टैंडर्ड सेटलमेंट साइकिल इज, जो इंडिया में सेटलमेंट साइकिल यूज होती है वो क्या है, T+2 डेज की है, विच मीन्स द ट्रेड इज सेटल विद इन 2 वर्किंग डेज, जहां पे क्या होता है, ट्रेड सेटल की जाती है ट्रेड डे के 2 वर्किंग डेज, मतलब 2 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। आफ्टर द ट्रेड डेट, ट्रेड डेट के बाद, ठीक है। T is the day when trade happens, T यहाँ पे किसके लिए होता है, जब ट्रेड जिस दिन किया जाता है, ठीक है। T+2 refers to 2 business days after the trade, ट्रेड के जो अगले 2 दिन होते हैं उसको क्या बोलते हैं, T+2 डेज, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट का प्रोसेस, ट्रेड डे, यहाँ पे T+2 है ना, तो यहाँ पे T किसके लिए स्टैंड करता है, ट्रेड डे। यू प्लेस द बाय और सेल ऑर्डर, आप क्या करते हो, शेयर्स खरीदने या बेचने के लिए ऑर्डर देते हो एंड इट इज एग्जीक्यूटेड, और वो एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके बाद आता है T+1 डे, द स्टॉक एक्सचेंज वेरीफाइज द ट्रांजेक्शन, स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, आपकी ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करता है एंड द शेयर्स एंड फंड्स आर प्रोसेस, और जो शेयर्स और फंड्स होते हैं वो प्रोसेस कर दिए जाते हैं। T+2 डेज, यहाँ पे क्या होता है, फॉर अ बाय ऑर्डर, अगर आप शेयर्स खरीद रहे हो, शेयर्स आर ट्रांसफर टू द बायर्स डीमैट अकाउंट, आपके डीमैट अकाउंट में जो शेयर्स ट्रांसफर होंगे एंड मनी इज ट्रांसफर टू द सेलर, यहाँ पे आपके अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर होंगे और जो सेलर होगा उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे, ठीक है। फॉर अ सेल ऑर्डर, अगर आप शेयर्स बेचना चाहते हो, वाइस वर्सा का केस यहाँ पर था, द मनी इज ट्रांसफर टू द सेलर्स बैंक अकाउंट, पैसा कहाँ जाएगा, सेलर के बैंक अकाउंट में जाएगा, और जो हमारे शेयर्स है वो किसके जाएगा, बायर के अकाउंट में जाएगा, डीमैट अकाउंट में जाएगा, ठीक है।